स्फेरिकल मिरर में एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एक कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर। सामने से देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा और साइड व्यू करेंगे तो हमको इस तरह से दिखेगा। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा यहां। ये जो इसका सेंटर होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो यहां पर है पोल। ये हमने कैसे बनाया? तो हमने इमेजिन किया एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर में से एक टुकड़े को हम काट देते हैं तो ये क्या बनता है? स्फेरिकल मिरर। जिस स्फीयर को काटकर ये स्फेरिकल मिरर बना है, उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। ये वाला सेंटर इस मिरर का भी सेंटर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मिरर उसी स्फीयर से बना है, तो ये इसका भी सेंटर है। ये सेंटर क्या बताता है कि ये जो कर्वेचर है, इसका मुंह इस तरफ है, ये कर्वेचर इस तरफ, ये कर्वेचर इस तरफ। So this is known as center of curvature. Center of curvature। और center of curvature निकालने का ज्योमेट्रिकल मेथड आपको मालूम है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है। कहीं पर भी कॉर्ड बनाइए और इस कॉर्ड का मिडिल लीजिए, परपेंडिकुलर बनाओ, दूसरी कॉर्ड लो, इसका परपेंडिकुलर बनाओ, ये दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर सेंटर होगा। ओके, ये एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल आपने निकाली हुई है। तो ये है इसका सपोज, ये ऐसा बना और ये इसका सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाकर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं एंड दिस लाइन इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से जाने वाली सब लाइनें एक्सिस होती हैं। सेंटर से जाने वाली सब लाइन्स, देखिए ये सेंटर, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस। सब एक्सिस में एक एक्सिस मेन एक्सिस होती है, व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। वो कौन सी होती है? जो पोल से जाए। ये यहां से भी जा सकती है एक्सिस, यहां से भी जा सकती है, ऑल आर एक्सिस। लेकिन जो पोल से जाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। अब उसके बाद ये दो चीजें हो गई, ये दो पॉइंट हमने मार्क कर दिए, इसकी डेफिनेशन। अगला पॉइंट देखिए, कहीं पर भी हम इसमें, अगर हम इसमें पैरेलल रेज लाते हैं, पैरेलल रेज कहां से आती हैं? द ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे। बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली रेज को हम क्या मानेंगे? पैरेलल रेज। जो पैरेलल रेज यहां पर आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाएंगे। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अगर हम इसको यहां पर देखते हैं, अगर हम इसको यहां पर देखते हैं तो हमारी आईज क्या परसीव करेंगी कि ये दोनों कहां से आ रही हैं? यहां इंफिनिटी से आ रही हैं, इसको ऐसा लगेगा, या यहां से आ रही हैं ऐसा लगेगा?
ये इसको बैक ट्रैक की, इसको बैक ट्रैक की, यहां मिल गई, जैसे मिली उसने बैक ट्रैक करना छोड़ दिया। तो उसको क्या समझ में आया, दोनों कहां से आती हैं, यहां से आती हैं, तो हमको यहां पर इमेज दिखेगी। फिर से पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, pass through a common point on the principal axis. This common point is known as focus. This is known as focus. तो focus क्या होता है, दूर से आने वाली रेज जिस पॉइंट पर आकर मिलती, that point is focus. तो ये इसका फोकस है। ओके, उसके बाद ये इसकी कुछ हमने मेन चीजें बनाई, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चारों चीजें समझ में आ गई, सबकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। ओके, उसके बाद हमने इनके और रिलेशन भी स्टडी करने हैं। रिलेशन जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें इमेज बनाया करेंगे, रिफ्लेक्शन से इमेज बनाएंगे। तो रिफ्लेक्शन से जब हम इमेज बनाते हैं तो उसके लिए हमने रिफ्लेक्शन करवाकर देखा, ज्योमेट्री से नाप कर देखा, रिफ्लेक्शन के लॉज लगाकर देखा, और जो रिजल्ट निकले उन रिजल्ट्स को हमने याद कर। वो रिजल्ट क्या है, वो 3 तरह के रिजल्ट हैं। वो तीनों रिजल्ट आपको भी याद रखने हैं क्योंकि बार बार हम उसको यूज करेंगे। वो रिजल्ट ये है, रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसके रूल्स देखिए। नंबर 1, जो भी रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दिस इज नंबर 1। पैरेलल इनकमिंग रे या पैरेलल इंसिडेंट रे after reflection will pass through focus। ये एक नियम हम याद कर लेते हैं। दूसरा, इसी का उल्टा नियम, अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है, then after reflection it will become parallel to principal axis। A ray passing through focus after reflection become parallel। Become parallel to principal axis। थर्ड, ये 2 समझ में आ गए। पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल। नंबर 3, एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर है, तो नेचुरली इसकी टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर ये यहां परपेंडिकुलर है तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस। दिस इज वन रूट, रे थ्रू सेंटर, ray through center of curvature will reflected back on the same track, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस। If it is coming through center of curvature। ये 3 नियम हम रिफ्लेक्शन के याद रखेंगे और इन्हीं की हेल्प से
ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, दीज आर द रूल्स विच विल हेल्प अस टू मेक इमेजेस। बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंड I इज इक्वल टू R। ओके, उसी से हमने ये बनाया ताकि हमको स्फेरिकल में इमेज बनाने में फैसिलिटी हो, इमेज बनाने में कन्वीनियंस। ओके, तो ये हमने नियम याद किए। अब इसके बेसिस पर हम इमेजेस बनाते हैं और अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रख के इमेजेस को स्टडी करते जाते हैं कि इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, ये सब चीजें स्टडी करते हैं। सो दैट इज इमेज फॉर्मेशन। फोकस, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि फोकस से कर्वेचर का डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस इनमें रिलेशन होता है। द डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज डबल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस। ओके, ये दो शब्द हम भूल गए थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना दूर होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये यहां से लेके यहां तक, पोल से लेके यहां तक, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और हम प्रूव कर सकते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये वाले डायग्राम से ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, these two angles are equal and with this we can prove that these two sides are equal. अगर ये दोनों इक्वल हैं that means focal length is half of the radius. तो ये याद रखिए, focal length is half of radius of curvature. या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, और ये इससे प्रूव होता है। ठीक है, दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस आर इक्वल, तो दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। ये एक छोटा सा प्रूफ है जो आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, अब हम इसमें अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशंस पर प्लेस करेंगे। और स्टडी करने के लिए हमने अपना एक चार्ट बनाया। तो चार्ट में हमने पहले लिखा लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने लिखा इमेज, और इमेज की हम स्टडी करेंगे। उसमें हमने जो जो चीजें स्टडी करनी है उसमें है पहले लोकेशन, इमेज की लोकेशन। दूसरा, इमेज का साइज, whether it has grown bigger or it has become smaller. उसके बाद हम देखेंगे इसका नेचर कैसा है। नेचर में होता है whether it is real or virtual,
और चौथा इसका ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन में वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट और इन्वर्टेड। उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड, सीधा दिखेगा तो डायरेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग लोकेशन पर रखा। पहली लोकेशन हमने उसको रखा बहुत दूर, दैट इज एज गुड एज इंफिनिटी। तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, एट इंफिनिटी। उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और वो कहां पर हो जाएगी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे तो कहां पहुंच जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर और आगे लेके आएंगे तो कहां आ जाएगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फिर और आगे लेके आएंगे तो ये कहां पर आ जाएगी, बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। इस तरह से 5 जगह पर हम इसको प्लेस करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हैं, क्लास 10 में आपने ये एक्सरसाइज की है। वी विल सिंपली रिवाइज इट। अभी तक की जितनी चीजें हैं सब आप एक बार तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम उसको और डिटेल में विद रीजन पढ़ते हैं, ताकि अगर जो भी चीज आपकी छूटी हो वो उसमें और क्लियर हो जाए। क्यों ऐसा होता है, इमेज किसको बोलते हैं, ऑल दिस थिंग्स। पहले हमने सब रट लिया था, ऐसा ऐसा होता है। नाउ यू नो लिटिल बिट रीजन ऑफ इट। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी से आएंगी रेज और इमेज कहां बनेगा, इमेज विल बी एट फोकस। तो लोकेशन, इमेज की लोकेशन क्या होगी, एट फोकस। साइज, पॉइंट, नेचर, रियल, ओरिएंटेशन, पॉइंट साइज। लेकिन रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड, इसलिए इन्वर्टेड। ये जो इंफिनिटी में इन्फिनिट दूर चीजें हैं, ये उसके 4 इमेज के कैरेक्टरिस्टिक आ गए। उसके बाद इसको हम आगे लेकर आए। ये पहली पोजीशन थी और ये पहला इमेज यहां बना। अब यहां पर हम लेकर आए, दिस इज पोजीशन नंबर 2, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर ये एक रे पैरेलल गई, पैरेलल फोकस से आएगी, और दूसरी जो फोकस से जाएगी, फोकस से वो पैरेलल आएगी। और हम देखते हैं कि यहां पर ये ए का इमेज यहां ए डैश पर बना। इमेज फॉर्मेशन में एक और चीज देखिए, ये एक लंबी बॉडी है जिसमें एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट इसका हम कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस पर है। कौन सा पॉइंट, बी, और ए पॉइंट ऊपर है ताकि हमको इसकी डायरेक्शन पता रहे। अब ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए से हमने 2 रे निकाली। एक ये वाली रे जो पैरेलल गई वो इधर आई, दूसरी रे जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल बन गई, वो इधर आई। इस तरह से ये दूसरी रे आई, ये पहली रे आई। अब यहां से हमने इसको देखा, ये दोनों हमारी आईज में गई, तो हमको इमेज कहां दिखेगी, जहां से ये दोनों आ रही। यहां से ये दोनों आ रही हैं तो इसको इमेज यहां दिखेगी। यहां पर इसको क्या दिखेगा, ए, विच इज नॉट एक्चुअली ए, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, ए डैश। तो ये हमने तरीका लगाया ए की इमेज को लोकेट करने का। यहां लोकेट हो गई। अब बी की इमेज कैसे लोकेट करेंगे, हमको सबको याद है ऊपर, क्यों, आर्गुमेंट एक याद रखिए, बी कहां पर प्लेस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इससे जो एक रे ऐसी सीधी जाएगी, ये किससे पास होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रे जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वापस आ रही है, तो इसकी इमेज कंपल्सरली कहां बननी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्योंकि सभी रेज इमेज वाली लोकेशन से पार होती हैं। तो इसकी इमेज कहीं पर भी बने, कहां बनेगी,
सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेंगे, एक चीज। दूसरा, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसलिए जो इमेज बनेगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कितना बनाएगी? 90। अब हमको बी को लोकेट करना है, हमको ए डैश मालूम है, बी डैश नहीं मालूम है। दो शर्तें मालूम, एक प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा 90 डिग्री। तो ये बड़ी आसान शर्तें हैं, इसलिए हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर का फुट जहां पर यहां पर आएगा, ये किसकी इमेज है? ये बी की इमेज है, तो दिस इज बी डैश। क्यों है बी की इमेज? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है, क्योंकि ये ए डैश से राइट एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया? तो अभी तक हमने आपने जो याद किया था, एक लाइन खींच दो, बी डैश मिल जाएगा। दैट इज ट्रू, ऐसे ही होता है। पर रीजन समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि बी डैश के लिए भी हमने दो आर्गुमेंट लगाए। ओके, सो दिस इज बी डैश एंड दिस इज बी डैश। तो ये अब बीच वाले जो पॉइंट हैं, अरे इसी आर्गुमेंट से एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां सब ऐसे बनते चले जाएंगे। तो दिस इज फुल इमेज ऑफ ए बी। इस तरह से एक बॉडी की इमेज बनाई जाती है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सारे पॉइंट्स को जोड़ के। तो सब पॉइंट्स को जोड़ के ए डैश बी डैश बना। अब इस ए डैश बी डैश के बारे में ये चारों स्टडी करिए। लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ, between C and F, size it has become small. Small के लिए हम लिखते हैं diminished. Okay, nature real, क्योंकि ये actually intersect करके मिल रही है, so this is real and inverted. ये ऊपर फेस है, इसका फेस नीचे, so this is inverted. ये सेकंड पोजीशन आ गई। अब हमने इसको और आगे किया, और आगे किया तो ये कहां पहुंच गया? एट सी। तो जब हम इसको सी पर रखते हैं तो देखते हैं कि इसकी इमेज सी पर ही बनती है। ये फोकस बीचों बीच है, ऐसे आएगा, और यहां से जो जाएगा ये ऐसे जाएगा। तो वी कैन प्रूव कि ये यहीं पर ही इसको मिलना है और ये 90 डिग्री होगा। तो ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश, बी और बी डैश एक ही पॉइंट पर बनते। तो सी पर बताइए इमेज कहां बना? एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज इज ऑल्सो एट सी। साइज सेम, नेचर रियल, दिस इज इनवर्स। ठीक है। अब उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, ये हम यहां पर इसको ले आए। जब यहां पर लाते हैं तो ये ऐसे गई, पर यहां से जो जाएगी ऐसे, वो इधर आकर मिली। तो अब ये कैसी हो गई? बड़ी, और सी और इंफिनिटी के बीच में चली गई, बड़ी भी हो गई। तो अब हम इसको लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। साइज enlarged, nature real, और orientation inward. ओके, क्या पांचवा पॉइंट हम लेते हैं एट एफ, और छठवां लेंगे बिटवीन एफ एंड ओ। अब इसको हम फोकस पर यहां पर लेकर आए। जब फोकस पर लेकर आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि इससे जाने वाली सब रेज पैरेलल हो जाती हैं, बिकॉज इट इज लाइंग एट फोकस। पैरेलल हो जाएंगे तो कहां जाकर मिलेंगे?
इंफिनिटी पे जाके मिलेगी तो ये आएगा एट इंफिनिटी साइंस extremely large or undefined nature undefined orientation is again undefined. अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। ये फोकस और ये पोल, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट से फोकस की डायरेक्शन से एक रे को लिया, इसकी डायरेक्शन से आ रही है फोकस की डायरेक्शन से, इसलिए रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। द वन कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोकस विल बिकम पैरेलल। ओके, दूसरी, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या the one which is going parallel will go through focus, ये पैरेलल और ये ऐसे फोकस की डायरेक्शन में इधर आ गए। तो अब जरा ध्यान से देखिए कौन सी दो रे हमारी आंख में आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये ऑब्जेक्ट रखा हमने कहा फोकस और पोल के बीच, यहां पर आइस को सेट किया और हमको ये दो रेस आंख में आई। इन दो रेस के कारण हमको इसकी इमेज कहां दिखने वाली है, बी की इमेज तो कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, ए की इमेज हमको कहां दिखेगी। तो आंसर है इसको बैक ट्रैक करेंगे। इसको हमने बैक ट्रैक किया ये इस तरह से, इसको भी बैक ट्रैक किया, ये तो पैरेलल है, ये दोनों हमको यहां से आती हुई दिखती हैं। तो यहां पर हमको क्या दिखता है, एक ये वाला ए हमको यहां पर दिखता है क्योंकि यहां से दोनों आती हुई दिखती। ये अगर ए डैश है तो बी डैश कहां होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज बी डैश। इससे इसका साइज देखिए कैसा है, एनलार्ज, बड़ा। ओके, तो बिटवीन फोकस एंड पोल, लोकेशन ऑन अदर साइड, on other side of mirror, साइज कैसा है, enlarged, नेचर वर्चुअल, और वर्चुअल कैसी होती है, डायरेक्ट, सीधे। ये इस तरह से, तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे हमको कैसा दिखेगा, बड़ा और सीधा। ये एक ही लोकेशन है जो हमको कैसे दिखाती है, डायरेक्ट एंड एनलार्ज, डायरेक्ट एंड एनलार्ज। हमको वर्चुअल रियल से मतलब नहीं, दिखने में बड़ा दिखना चाहिए और डायरेक्ट दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए। और अगर हम किसी अपने चेहरे को देखें और उल्टा दिखेगा तो हमको परसीव करने में मुश्किल होगी, और उल्टा दिख सकता है। इसमें आपको याद रखना है उल्टा कहां दिखेगा,
उल्टा और बड़ा कैसे देखेंगे? इन्वर्टेड एंड लार्ज। कहाँ रखना पड़ेगा हमको फेस को? सी और एफ के बीच। अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी और लार्ज बनेगी। पर वो कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी होगी। ठीक है, सीधी इमेज बड़ी देखने के लिए हमको ये मिरर को इस तरह से यूज करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? फोकस के अंदर। फोकस के अंदर रखा तो हमको इमेज कैसी दिखेगी? बड़ी दिखेगी। ठीक है, इसी बेसिस पर इस मिरर का हम एप्लीकेशन बनाते हैं, यूज करते हैं एज मेकअप मैन्स मिरर। मेकअप मैन मिरर, मेकअप करने वाले इसको यूज करते हैं। क्यों? मैग्नीफाई करने के लिए। मेकअप करने के बाद जहां जिस जगह पर मेकअप करते हैं उसको बड़ा करके देखते हैं कि वहां कोई डिफेक्ट तो नहीं छूट गया। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जब हम स्क्रीन में फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन की हाइट कितनी होती है? नियरली 20 फीट। 20 नहीं होगी, 15 फीट। ठीक है, पिक्चर हॉल में, और उसमें एक क्लोज शॉट आता है किसी के चेहरे का। वो चेहरा कितना बड़ा हो गया? 15 फुट का। इतना बड़ा चेहरा, जबकि नॉर्मली हमारा चेहरा 9 इंच होता है तो या 1 फुट होता है। उस 9 इंच 1 फुट को हमने कितना कर दिया? 15 फुट। तो उसमें जो डिफेक्ट होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? 15 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएंगे एंड दैट विल लुक वेरी बैड। इसलिए मेकअप मैन की ये ड्यूटी रहती है कि इतना अच्छा मेकअप करे कि छोटे से डिफेक्ट भी नहीं हो जाए। तो वो कहता है मेरे को क्या मालूम कि 15 गुना बड़ा होने से कोई चीज दिखेगी, तो वो अपनी जेब में हमेशा इसको रखता है। जहां पर मेकअप करता है वहां पर उसको मिरर को ऐसे रख के देख लेता है। मिरर उसको क्या कर देगा? यस, 10 टाइम्स बड़ा कर देगा। जब वो उसको 10 टाइम्स बड़ा कर देगा तो वो देख लेगा कि कैसा दिख रहा है वो वाला पोर्शन, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं छूट गया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेकअप मैन्स मिरर। समझ में आया? वी नीड टू एनलार्ज इट 10-15 टाइम्स। इससे प्रोफेशनल में ओके। तो ये इस मिरर का एक एप्लीकेशन है, ये वाला आपको याद रखना है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर हमने लिया, ये कौन सा मिरर लिया? दिस इज ए कॉनकेव मिरर। सिर्फ अब एक पोजीशन बचती है जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है, वो कॉनकेव मिरर में नहीं। कॉनकेव मिरर में कितनी पोजीशन है? 6। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक पोजीशन होती है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। So that position we will see, and this was for concave. Now we will do for convex. Convex की एक ही पोजीशन है, so we will do that also. This is convex mirror. ओके, कॉन्वेक्स मिरर में कर्वेचर इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ चला जाएगा। सो हियर समवेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहां पर फोकस एफ। अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, यहां से ये बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी इमेज। एक ही इमेज हम ट्रेस करते कहां बनेगी? यहां से एक हमने रे पैरेलल ली। अब इसको ध्यान दीजिए, पैरेलल रे किधर जाएगी? इसके अंदर तो नहीं जा सकती, इट्स ए मिरर, रिफ्लेक्ट होना है, तो इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। फिर से कॉनकेव मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती थी? फोकस से। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगता है कि फोकस से आती, ये डिफरेंस है। तो ये फोकस है, इससे आप इसको मिलाएंगे ये, और ये वाली इसी की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हम कहां से लाए? आंसर है इसको हमने किससे मिलाया? फोकस से। क्यों? क्योंकि ये रे कैसी है? पैरेलल।
तो पैरेलल रे की डायरेक्शन पकड़ने के लिए फोकस से उस पॉइंट को मिलाइए, इसको एक्सटेंड करिए, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये एक हो गई। ओके, दूसरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में कोई रेंज आएगी, इसके पार नहीं जा पाएगी, लेकिन इसका निशाना किधर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये इस डायरेक्शन में आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और इसी डायरेक्शन में वापस चली, ये और ये वाली ऐसे। अब ये जितना भी आगे ले जाएंगे ये मिलने नहीं वाली। ये दोनों रेस गई और हमने इसको देखा। अब जब हम इसको देखते हैं तो इमेज कहां दिखेगी? दोनों को बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया, दोनों कहां से आती हुई दिखती हैं? इस एक कॉमन पॉइंट से दोनों आती हुई दिखती हैं। तो ये पॉइंट में हमको क्या दिखता है? एक यहां पर दिखा, क्योंकि यहां से जाने वाली दोनों रेस हमको यहां से आती हुई दिखती है। तो दिस इज इमेज ए डैश, और बी डैश का नियम हमको मालूम है, परपेंडिकुलर हमने बनाया, दिस इज ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज बनी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये चारों चीजें बताई गई। Convex, location of object anywhere, location of image on the other side of mirror, same location on the other side, size छोटा कि बड़ा? छोटा, small, nature virtual, orientation direct, इसका डायग्राम याद रखिए, ये वाला डायग्राम और कॉन्केव मिरर का डायग्राम, ये दोनों थोड़ा चैलेंजिंग है, यू शुड नॉट मिस दैम। एक बार आप क्लास 10 में कर भी चुके हैं इसको, अभी फिर से याद रखिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, दोनों में देखिए दोनों की इमेजेस इरेक्ट हैं, लेकिन एक में इमेज बड़ी बनती है और एक में छोटी बनती है। किसमें छोटी बनती है? कॉन्वेक्स में छोटी बनती है। किस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है? वो आंसर है इतने बड़े ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट यहां प्लेस है, अगर ये पीछे होता तो इतना बड़ा भी हो सकता, ये यहीं बनती, और पीछे चले जाइए 1 किलोमीटर, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से यहां से ये ए बी इधर है, ए बी इधर है, ए डैश बी इधर बना, ए डैश बी इधर बना। देखिए ये एक कोण बन रही है, ये और ऐसे। यहां पर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसकी इमेज कंपल्सरली कहां बनेगी? यहां, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां, इसके बाहर नहीं जा सकते। दिस इज विजुअल कोण। किसकी विजुअल कोण है? ये कॉन्वेक्स मिरर की विजुअल कोण। अब इसके पीछे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल में जितनी भी चीजें होंगी वो हमको कहां दिखेंगी? इस विजुअल कोण के अंदर। इसके पीछे 1 किलोमीटर दूर चले गए, वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितना बड़ा? ऐसा फैलते जाएगा, बहुत बड़ा। एक ट्रक खड़ा है, पूरा का पूरा ट्रक, यहां हमको उसकी इमेज दिखती है। क्यों? इसके पीछे की सारी इमेज कहां बननी जरूरी है? विजुअल कोण के अंदर।
तो पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं, पीछे वाली दुनिया को, जो कि इसके अंदर आएगी। यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर आएगा तो दिखेगा। कहां तक दिखेगा? इंफिनिटी तक दिखेगा। तो ये हमारे पीछे देखने के लिए हमारी आई इधर है, इसको देख रहे हैं और दिख कहां रहा है हमको? पीछे से। ऐसे वेव, ये जो रेज आ रही है इधर से, तो पीछे का पूरा व्यू हमको इस कोन के अंदर दिखता है। कितना बड़ा व्यू? पूरी दुनिया तक। इसलिए पीछे देखने के लिए ये मिरर सबसे अच्छा। समझ आया? तो इसलिए इसको हम क्या यूज करते हैं? बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर। क्यों? The complete scenario beyond us up to infinity is visible in the visual cone. पीछे की पूरी दुनिया हमको विजुअल कोन में दिख जाती है, इसलिए हम इसको बैक व्यू मिरर में यूज करते हैं। और छोटी छोटी चीजें देखिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? ये रियल डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है। कौन सा बड़ा होता है? रियल ऑब्जेक्ट इज यस देन द इमेज। और इसी के लिए मिरर पे लिखा रहता है यस। समझ आया? कि ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज हो सकता है, वट एवर इज रिटन देयर, इट इज फॉर दिस रीजन कि इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। हमको लगता है कि ये इतना दूर है, या हमारी आदत है देखने की कि बहुत दूर है, पर वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए, यहां से जो चीज यहाँ पर आएगी 20 मीटर चल के, इसके अंदर कितना चलेगी? 2 सेंटीमीटर। हमको ये अंदाज नहीं पड़ता है, हमको लगता है अभी तो ये यहाँ आई है, बहुत दूर आएगी टकराने के पहले, पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है हमारे नजदीक आके टकराने। तो रिवर्स करते समय ये चीज हमको देखनी होती है कि ये स्पीड बहुत फास्ट होती है, और इसको तो इतना ही चलना बस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना। जबकि इसको इंफिनिटी से कोई चीज हमारे पास आएगी तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक आ जाएगी बस। तो इसकी स्पीड स्लो होती है, इसकी स्पीड फास्ट अप्रोच करने की। इसीलिए रिवर्स करते समय वी शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, सो दीज आर ऑल द रिफ्लेक्शंस थ्रू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इनके जो ऑब्जेक्ट और इमेज, इनके जो डिस्टेंसेस होते हैं, जिसको आपने VUF मिरर फॉर्मूला जिसको कहते हैं, उस मिरर फॉर्मूला में क्लास 12 में किस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। क्लास 10 के न्यूमेरिकल आपने बनाए हैं, VU दिया है, F निकालना है, F दिया है, VU निकालना है। पर क्लास 12 में थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स होंगे, एडवांस एप्लीकेशंस होंगे, उसको अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देन रिफ्लेक्शन इज ओके। ओके, करिए।